अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज तारीख है 10 मई। कल के रोज़ हमने देखा, बल्कि 7 तारीख से स्टार्ट कर लेते हैं, 7, 8 और फिर 9 मई को। 7 तारीख को DG ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके अंदर उन्होंने 9 मई के मुल्ज़िमान के हवाले से और एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा कि अगर सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगें और तामीरी सियासत करें तो उसके बाद कुछ सोचा जा सकता है या कोई बातचीत हो सकती है, उसके अलावा बिल्कुल नहीं हो सकती। अच्छा, 8 को हम देखते हैं कि क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात, मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर हमने देखे। कुछ एक तो बहुत सख्त बयानात थे, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ से भी और वहाँ से भी होगी। फिर उसके बाद 9 मई वाले रोज़, यानी कि कल के रोज़, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने फरमाया कि ये जो घिनौना मंसूबा था 9 मई, इसके जो असल रहनुमा हैं वो खुद को मासूम जाहिर करते हैं और उनको अब अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा, खुसूसन जब उनके मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। तो सूरत हाल यहाँ पे आन पहुँची है कि ये दो, एक सियासी कुव्वत और एक पाकिस्तान की मुक़्तदरा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो देयर एट लॉगर्स हेड, और पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के लिए कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। तकरीबन 1 साल पहले हम समझते थे कि साल गुजरेगा तो कुछ सर्द मोहरी कम होगी, कुछ बर्फ़ पिघलेगी, पाकिस्तान आगे की तरफ चलेगा, और वजह सिर्फ उसकी ये थी कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए पाकिस्तान के अंदर। लेकिन सूरत हाल जैसी है वो आपके सामने ही है। तो इस पर कुछ बात करेंगे कि इससे निकलने का कोई रास्ता हो सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर नासिर भट्ट साहब हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। शहबाज खोसा साहब हमारे साथ हैं, मारूफ कानूनदान है, वो वकील रहनुमा भी हैं। थैंक यू वेरी मच। खोसा साहब, मैं आपसे स्टार्ट करता हूं क्योंकि द ओनस इज़ ऑन योर पार्टी ऑल्सो। वो ये कहा जाता है कि ठीक है, आपकी डिमांड्स जो आप कहते हैं कि यार पहले ये माने, वो करें, ये करें, दुरुस्त है अपनी जगह पर, लेकिन इतना हार्ड स्टैंड लेना और एक एक्सट्रीम पोजीशन ले लेना कि जिससे पीछे हटना फिर बाद में शायद मुश्किल हो जाए, किस तरह से आगे निकलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा सर? अस्सलाम वालेकुम जी, भट्ट साहब को मेरा सलाम दीजिएगा। एक तो सबसे पहले बात यह है कि PTI को डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके ऊपर ये 9 मई मुसल्लत किया गया, इसके इल्ज़ाम लगाए गए, इनकी बिल्कुल बिखेर दिया गया, इनसे इलेक्शन में इनको कैंपेन नहीं करने दी गई, किसी तरीके से इनको बाहर आकर अपने आप को प्रोपेगेट नहीं करने दिया गया, सिंबल इनसे खींच लिए गए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के थ्रू इनको फिर ज्वाइन करना पड़ा, और इसी तरीके से लोगों में नहीं जा सके। जब ये कोई जलसा जुलूस या रैली करते थे तो पुलिस आ जाती थी, हर एक के घर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल हो जाता था। फिर भी आवाम ने इस 9 मई के बयानिए को रिजेक्ट कर दिया, जो कि एक क्रिएट किया जा रहा है। रोज हम ये मीडिया पैकेजेस देख रहे हैं, अरबों रुपए खर्चे जा रहे हैं। ये अरबों रुपए लास्ट ईयर भी खर्चे गए, बड़ा रोना धोना शोर मचा इस पे। बहुत गलत हुआ। 9 मई का कोई भी इसको इंडोर्स नहीं कर सकता, मगर ये तक हुआ से यहाँ आपने देखा होगा, कल वकला ने हाईकोर्ट में एंटर होने की कोशिश की गई तो इतने सारे वकला को जो है हाईकोर्ट के गेट के अंदर नहीं एंटर होने दिया गया। वहां पे ये मुट्ठी भर लोग 3-4 घंटे की रैली निकाल कर कैसे वहां तक पहुंच गए और ये कैसे इतना बड़ा सानिया हो गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। मगर ये ओनस किस पे होता है कि टेम्परेचर्स को नीचे किया जाए। आवाम ने देखें इस सारे बयानिए के बावजूद भी PTI को वोट दिया, उनके कैंडिडेट्स का, जिनका शायद उनको नाम भी ना पता हो, उनको भी ढूंढ कर वोट दिया और जितवा दिया। उसके बाद ये फॉर्म 45, फॉर्म 47 हुआ, इसमें मैं नहीं पढ़ता। अब ये होश के नाखून उनको लेने चाहिए जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। भट्ट साहब एक सियासी पार्टी से बिलोंग करते हैं, पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, इसी तरह और पार्टियां भी हैं, ANP वगैरह हैं। सियासतदानों को चाहिए कि बीच में पढ़ें और इस टेम्परेचर साहब, आपकी जमात बात ही नहीं करना चाहती, कैसे बीच में पड़े? वो कहते हैं कि हमने तो बात ही सिर्फ वहां पे करनी है जहां से पावर फ्लो कर रही है, बन रही है, मगर बात प्रॉब्लम विद द कनेक्शन। मैं इसको जरा हम रिजॉल्व कर लेते हैं। मीनवाइल वी कैन नॉट हियर यू प्रॉपर्ली। अभी आपकी सही तरह से आवाज नहीं आ रही सर।
मैं नासिर भट्ट साहब, जो खोसा साहब बात कर रहे थे कि 9 मई वाला जो बयानिया बनाया गया उसको रिजेक्ट किया आवाम ने। कल मरियम नवाज साहिबा जिन्ना हाउस लाहौर में कोर कमांडर्स हाउस में मौजूद थी और वहाँ पर उन्होंने कहा, पीटीआई को उन्होंने दहशतगर्द करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा काम कोई दहशतगर्द ही कर सकता है, जो हुआ वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत था पिछले साल 9 मई को, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन एक पूरी जमात को दहशतगर्द पेंट कर देना, इसका मतलब ये है कि जो 2-2.5 करोड़ वोटर है जिसने तहरीक इंसाफ को वोट किया है, आप समझते हैं कि उनको दहशतगर्द कह देना मुनासिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज खोसा साहब की बातें मैं सुन रहा हूँ तो देखें, ये आप अदालत में केस लड़ रहे हैं तो अदालत में भी केस जाके लड़ें। जो कुछ हुआ है 9 मई को वो सब के सामने है और उसके जिम्मेदार हम कहते हैं इमरान खान है। मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तान का हर जी शऊर बंदा कहता है कि इमरान खान के वो मुझे बताएं, वो डॉक्टर राशिद यास्मीन थी, उनकी वो वीडियो निकालें जब वो कह रही थी कि कोर कमांडर का गाड़ी दर उधर जाते हैं, ज़रा इकट्ठे होके जाते हैं। तो आप मुझे बताएं वो क्या करने गए थे? वो इसीलिए गए थे ना। अब मैं कहूँ जी कि मैं किसी के घर जा रहा हूँ बंदे लेके, तो गेट पे आप खड़े हो जाओ जी, आगे नहीं जाना, बस यहीं से हमने इनको सिर्फ बुरा भला कहना, वापस आ जाना है। अगर वो लोग अंदर जाकर उन्होंने तोड़ फोड़ की, शोदा कि वो जितने वो एक देखे मुजस्मे बने थे उनको जला दिया, अंदर जाके उन्होंने आग लगाई, सब कुछ किया, तो ये कौन है? इनको सजा तो मिलनी चाहिए। हमें तो ये भी अफसोस है कि अभी तक इनको सजा क्यों नहीं मिली, और सजा देना है कोर्ट का काम। अगर देखे ना, 1 साल हो गया ना और अभी ये मान नहीं रहे हैं। खोसा साहब, शहबाज खोसा साहब कह रहे हैं जी वो जो मुजरम है जिन्होंने ये कसूर किया, वो जो मुजरम है उनको सजा मिले। तो भाई वो यही तो हम भी कह रहे हैं ना, आप भी ये कहें। और इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से। अभी इतनी देर हो गई, 1 साल हो गया, उनको पहले दिन ये कह देना चाहिए था कि मेरी गलती है, मैंने अपनी अफवाज है उनके खिलाफ आवाम को उकसाया, उन्होंने ये जो कुछ किया ये उसके जिम्मेदार हैं और वो बचेंगे नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अदालतों को भी ये देखना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जो मुल्ज़िम है, अगर उनके पास कोई गवाही है, वो शहादत है कि वो कहते हैं जी हम नहीं मौजूद हैं, तो जो मौजूद है, जिनकी गवाही हैं, जिनके लिए वहाँ वो वीडियो चल रही हैं, वो लेडीज़ भी कुछ कह रही हैं जल्दी आओ, लेट हो गए, आओगे हमने हमला करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इमरान खान कहता है कि मैंने बात करनी है तो आर्मी चीफ से बात करनी है, सियासी जमातों से वो बात भी नहीं करना चाहता, वो मानता भी नहीं कि ये मैंने किया है। सब जिम्मेदारी जो है ये इमरान खान पे बनती है, उस जमात पे बनती है। ये लोग जो वीडियो में है ये किसने भेजे? हमने तो नहीं भेजे ना। तो इमरान खान को चाहिए। और डीजी ISPR साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की और कि अब सजा क्यों नहीं हुई, 1 साल हो गया तकरीबन, अदालतें सजा क्यों नहीं दे रही और सारी रियासत मतलब एक कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाह रही है 9 मई के मुल्जिमान को, अदालत सजा क्यों नहीं दे रही? बड़े हैरत की बात है। या दूसरी बात यह है कि उस तरह के शवाहिद क्या मौजूद नहीं है। सवाल तो फिर ज़हन के अंदर यह आता है कि जिसकी बेसिस के ऊपर प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। 1 साल बहुत ज्यादा होता है सर। मैं यही कह रहा हूं कि कौन रुकावट है? अदालतों को तो इंसाफ करना चाहिए ना। अगर मेरे ऊपर इल्जाम है, मैं जाके अपनी बेगुनाही साबित करूं कि अभी मैं नहीं हूं, और वो मुझे ये पहले मैं कह दूं, अगर देखे ना ये वो अदालतें हैं ना, पहले जो अदालतें थी गुड टू सी यू इमरान खान अभी जहन में वही लेके घूम रहा है। इमरान खान ने जो कुछ इस जमात ने, अगर मैं कहता हूँ जी वो कहता है मैंने ये नहीं किया, तो फिर अपनी गवाही दे दे आगे। ये जो लोग वीडियो में उधर जा रहे हैं, झंडे उठाए हुए हैं PTI के, ये किसने भेजे? हमने भेजे हैं या आपने भेजे हैं? अगर आप बेकसूर हैं तो जो आप बेकसूर हैं आप जाके अदालतों में अपनी गवाही दें। और ये चीज़ें जो लेट हो रही हैं, मैं अदालतों से ये पूछता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब से कहता हूँ कि इसमें जो रुकावट है कि इंसाफ मिलना चाहिए। ये फौज अपनी है, पाकिस्तान आर्मी पे अगर जिन लोगों ने ये हमला ही किया है ना, हमला मैं इसको और क्या कहूँ, तो ये टेररिस्ट हमला करते हैं ना, या वो बंदे सामने आ गए, मौजूद हो गए, जिनकी वीडियो बनी है, उनको भी अभी तक सजा नहीं मिली। तो ये प्रोसेस जो इतना लेट होना, ये भी एक मैं कहता हूँ जी कि अफवाज पाकिस्तान भी इंसाफ मांग रही है, अवाम भी इंसाफ मांग रही है, अदालतों का काम है इंसाफ देना। अभी तक उनको जो सजाएं नहीं हुई, इसमें जो रुकावटें हैं वो अदालत या चीफ जस्टिस साहब सामने ले आए कि कौन रुकावट है, लेकिन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और इमरान खान को हर सूरत पाकिस्तानी अवाम से और माफ़ी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि मेरी ये गलती है कि मैंने अवाम को इस काम पर, कोई भी आप मुझे बताएं
जो भी कोई चलिए वो तो अदालत के अंदर से प्रूफ होगा तो फिर उसके बाद तो मामला होगा ना। मैं जरा खोसा साहब से यही सवाल पूछ लूं, जो आप तो वकील भी हैं खोसा साहब, जरा समझा दीजिए हमें भी, मुझे भी समझ नहीं आ रही, नासिर भट्ट साहब को भी समझ नहीं आई। एक साल के अंदर कितना मुश्किल है प्रोसिक्यूट करना, क्यों अदालतें जो हैं, जो नासिर भट्ट साहब इशारा कर रहे हैं कि वो गुड टू सी यू वाली अदालत अब रही तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनका शायद मुझे ऐसा लग रहा है इशारा है कि जैसे अभी भी आपको अदालतों की तरफ से कोई फेवर मिल रही है जिसकी वजह से एक साल से प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सका उन लोगों को जो 9 मई में पकड़े गए। देखें, इसी डिले के तो बहुत बड़े बेनिफिशियरी हैं नासिर भट्ट साहब की जमात के बड़े बड़े लीडरान, और इतने सारे एविडेंस और इतनी सारी शहादतों और सुप्रीम कोर्ट से सजाओं के बावजूद भी ट्रायल कोर्ट्स जो है इनको बरी करते रहे हैं। तो हमारे अदालतों के निज़ाम में जो सुखम है उसका तो मैक्सिमम बेनिफिट इनकी जमात ने और एक और जमात ने उठाया हुआ है। ये मिलिट्री कोर्ट्स के जो केसेस गालिबन रेफर करने की कोशिश की जा रही है, दुनिया भर का असूल है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। और इस पे जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं हमारे कादी फायद ईसा साहब, जब एपीएस का वाकया हुआ तो उस पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक समझा गया कि मिलिट्री कोर्ट 2 साल के लिए बना दी जाएं ताकि कुछ जो है ट्रायल स्पीडी हो जाएं। तो उस केस में भी जब वो केस चला कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है, तो उस केस में जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू मिलिट्री कोर्ट्स को 2 साल के लिए अलाउ किया गया था, उसमें कादी फायद ईसा ने मिलिट्री कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी इलीगल करार दे दिया। तो ये अभी एक सिलसिला चल रहा है अदालत के अंदर, अदालत आलिया के अंदर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि क्या इस तरह के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो भी सकते हैं या नहीं। क्योंकि वो जो 2-2.5 करोड़ जो पीटीआई के वोटर हैं फॉर्म 47 के मुताबिक, वो एक्चुअली तो इससे 3-4 गुना ज्यादा है, बट चलें अगर वो 2-2.5 करोड़ भी देखें तो वो पाकिस्तानी हैं। उसके कुछ इंडिविजुअल्स के खिलाफ आप इस तरह से सिविलियंस के खिलाफ ट्रायल नहीं चला सकते मिलिट्री कोर्ट्स में। और ये मामला अभी खैर सर मामला तो जो है ये थोड़ा सा आगे जा रहा है। बुराना सनाउल्लाह साहब ने कल एक प्रोग्राम में फरमाया, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करने का फैसला किसी भी वक्त हो सकता है, रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जा सकता है। मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आता हूं तो इसी तरह हल की तरफ कुछ बात करते हैं। नासिर भट्ट साहब से पूछते हैं, नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो मसला चला हुआ है, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं अगर पाकिस्तान में आ रही, नवाज शरीफ साहब इज अ टावरिंग पॉलिटिकल फिगर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो खामोश क्यों है? उनका एक रोल होना चाहिए, वो मामला को बहुत बेहतर कर सकते हैं, स्टीयर आउट भी कर सकते हैं। आफ्टर द ब्रेक वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट विद द स्टेट कह लें आप उसको, एस्टेब्लिशमेंट कह लें, और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ये कहा जाता है कि चूंकि उनके जो हरीफ हैं उनकी इस वक्त तुकाई हो रही है तो चलें चुप करके बैठ जाते हैं, लेकिन इस सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब एक बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, उनको बोलना तो चाहिए। मैं नासिर भट्ट साहब से ही पूछूंगा, लेकिन उससे पहले जावेद लतीफ़ साहब का एक बयान जरा सुनवाना चाहता हूँ। भट्ट साहब जरा प्लीज़ आप भी देखिएगा। जी नासिर भट्ट साहब, आप बड़ा क्लोज हैं भी, आप लंदन भी बहुत करीब अपने वक्त गुजारा नवाज शरीफ साहब के साथ, क्यों खामोश हैं वो? और वो जो जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं अगर वो सच बोल दें, मतलब रोक तो नहीं रहा? नहीं, देखे ना, बात सही है। आप वो ज़माना याद करें ना, इनका जो फैज़ बाजवा, आसफ सईद खोसा और इमरान खान का, मियां नवाज शरीफ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उनको आपने सज़ा दे दी। और सज़ा क्या दी जी? ये एक पनामा चला जिसमें उनका नाम भी नहीं था, फिर सज़ा किस पे दी? अकामे पे। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक बंदे जज को बुला के कह रहा है, जो सेशन जज जो केस सुन रहा है, जज अरशद मलिक, कि नवाज शरीफ को सज़ा देनी है क्योंकि मुल्क हालत जंग में है। तो नवाज शरीफ साहब तो फिर भी अपनी कौम के लिए, इस पाकिस्तान की भलाई के लिए और ये सब कुछ सह गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अदालतों से इंसाफ लिया, वापस आए, वो अदालतों में पेश हुए। इमरान खान अब उनको एक रोल अदा करना चाहिए। नहीं, देखें ना, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ खामोश है। मियां साहब ने तो वहाँ भी कहा कि गुजरां वाले जलसे में भी कहा कि ये फैज़ और बाजवा जो इस वक्त मौजूद हैं, यही असल जिम्मेदार हैं। आज मुल्क जिस हालत में है उसके जिम्मेदार भी यही है, उसमें इमरान खान भी शामिल है। लेकिन अब बात यह है कि इमरान खान की अब बात सुने, वो अभी भी सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहता, वो बात करना चाहता है आर्मी चीफ से।
वो बात करना चाहता है ISI के सरबराह से। आप मुझे बताएं वो सियासी जमातें या आपस में बैठ के कोई बात करती है ना, जब इसको मुसल्लत किया गया इमरान नियाजी को, इमरान खान को वज़ीर आज़म, उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने ये कहा कि हम मईशत की मजबूती के लिए एक हो जाते हैं, एक एजेंडा पे आते हैं और मैं हुकूमत का साथ दूंगा। तो उसने कहा कि ये तो NRO मांग रहे हैं। उस शख्स ने 4 साल सियासी जमातों से बात ही नहीं की। अभी उसको सबसे पहले 9 मई के वाक़यात पे माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से, और वो बैठेगा अपोजिशन के साथ, हुकूमत और अपोजिशन बैठेंगी तो भी बात होगी। और उससे किससे बात करनी है? हुकूमत से करनी है ना। वो व्हाट्सएप कहा जाता है ना कि आर्मी चीफ साहब ने कह दिया, जब उन्होंने कह दिया कि इनको जराइम का हिसाब देना पड़ेगा, किसी किस्म की बात नहीं होगी, तो फिर आप लोग भी नहीं करेंगे बात, क्योंकि जाहिर है कि वहां से आर्मी चीफ साहब ने कहा हुआ है। नहीं, हम तो देखें ना, सियासी जमातों पे जो अपोजिशन होती है वो हुकूमत से बैठ के टेबल टॉक करती है, कोई बात करती है, उसमें से कुछ ना कुछ जो हकायक हैं या जो वो बताना चाहते हैं उनके तफज़ात दूर होते हैं। लेकिन जो 9 मई का वाक़या है वो तो एक सामने ओपन चीज़ है। 9 मई के वाक़े पे अदालतों को जो रुकावटें वो ख़त्म करके उनको सजा देनी चाहिए। अगर वो बेगुनाह है तो उनको बरी कर दें। अगर वो मुजरम है, उन्होंने ये जुर्म किया है, तो फिर उनको सजा मिले। 1 साल हो गया है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा। और दूसरी बात है, ये वही चीफ जस्टिस है जिनके खिलाफ इमरान रजीम ने क्या कुछ किया आपको पता है ना। फिर भी हम कहते हैं कि इंसाफ हो, इंसाफ मिलना चाहिए। और मियां नवाज शरीफ ने तो हमेशा यही कहा कि मैंने इंसाफ अदालत से लेना है, कानून के मुताबिक होना चाहिए और कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। और नहीं क्यों नहीं रास्ता ले रहा, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है अदालतें। खोसा साहब चलें आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। हल क्या है सर? ये बात तो ठीक कह रहे हैं कि आप बात करना नहीं चाहते किसी के साथ, पॉलिटिकल कॉलीग्स, मतलब आप अपनी बरादरी से बात नहीं करना चाहते, तो फिर किधर बात करेंगे? और उधर से तो जवाब हो गया, वो कहते हैं कि हमने बात ही नहीं करनी। सर देखें, बात सिंपल सी है। ये तो किसी को भी पता है कि जो बातचीत है वो उससे की जाती है जिसके हाथ में इख्तियार है। और आज अगर हुकूमत इनके पास है तो ये अपना बड़ापन दिखाएं। क्या इन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए हैं, कितने इन्होंने जो पॉलिटिकल खवातीन पकड़ी हैं। आप एक हॉस्टेज सिचुएशन में भी हो तो वो खवातीन और बच्चे छोड़ देते हैं, इन्होंने तो अभी तक वो भी नहीं किया। तो ये एक तो इक़्तिदार में बैठे हुए, जबरन बैठे हुए, फॉर्म 47 के ऊपर से ये 9 मई का वो तबला बजाते रहते हैं ताकि जो है इनकी मजीद क्लोजनेस हो जाए। बात ये है, अगर इनको बातचीत करनी है, करें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जाएं जाके बात करें। वो बंदा तो अंदर बंद है, उससे क्या ये जाए? इनको किसी ने मना किया? इनका बड़ापन इसमें है, इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इसमें। अगर ये करें, मैं एज एन इंडिविजुअल, एज ए लॉयर बात कर रहा हूँ, ये PTI को बिल्कुल कबूल नहीं है। PTI को इनको कॉर्नर करने का वोट मिला है, PTI को स्पेड कॉल करने का वोट मिला है, PTI को बिल्कुल इनको वोट, इनके साथ बातचीत करने का वोट नहीं मिला। वो अपनी जगह ठीक कर रही है, मगर इन्होंने क्या किया बातचीत करने के लिए? सवाए 9 मई करने के ये कुछ भी नहीं कर रहे। और दूसरी बात, ये कल को अगर नहीं सीखेंगे अपनी गलतियों से, इनको भुगतना पड़ेगा। जी भट्ट साहब, अब ये बात तो वैसे है, एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे एक फर्स्ट गुडविल जेस्चर। अच्छा, आप इंडिविजुअल में आपने बात की, मैं भी आपको बता रहा हूँ। आप देखें, इमरान खान ने 3 बंदों का एक पैनल बनाया है। हुकूमत ने उनसे कहा है कि अपोजिशन से हम बात करने के लिए तैयार है। वो कहता है हमने तो आपसे बात ही नहीं करनी। अभी भी यही कहता है कि मैं ये जो 3 बंदों का पैनल बनाया है, ये बात करेंगे आर्मी चीफ से, ये बात करेंगे ISI के सरबराह से। अभी भी मैं इंडिविजुअल मैं भी ये कहता हूँ कि इमरान खान अनाउंस करे कि मैं तो जेल में बैठे से बात करने के लिए तैयार हूँ। गवर्नमेंट में तो आप हमेशा देखें आगे गवर्नमेंट बढ़ती है, पहले पीछे हटना तो गवर्नमेंट का काम है, एंगेज करना। एक मिनट, जेल में है ना, वो अपने जो उसने काम किया है। 1 मिनट जी भट्ट साहब, हेलो। जेल में जो है वो अपने जो उसने काम किए हैं उसकी सजा पे, उसका वो जाके अदालत ही उसका फैसला करेगी कि इमरान खान ने जेल में रहना है या घर आना है, या इंसाफ वो उसको जेल देगी, हम सॉरी अदालतें देगी। हमसे जो बात करनी, जो उसने पैनल बनाया हुआ है उसको वो रेडी रखे के जाके कि हुकूमत से बात करो। साहब, मैं अभी आप कहते हैं तो मैं आपको सुनवा देता हूं। राना सनाउल्लाह साहब ने अभी 2-3 दिन पहले कहा है कि हम बात करने को तैयार हैं। उन्होंने क्या कहना, हम खुद चलते हैं वहां पर जाते हैं, लेकिन ये बातें सिर्फ बयानात की हद तक है।
उसके अलावा कोई प्रैक्टिकल एफर्ट नजर नहीं आई। तो फिर आप मुझे खोसा साहब वो सेइंग ये देखें आज ये खोसा साहब अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर यहीं से शुरू हो गया। कोई सियासी जमात का जी बात से पूरी करने बाद जी शहबाज खोसा साहब मुझे एक सियासी कैदी बता दें जब से ये एक मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी एम की हुकूमत आई है, मुझे बताएं किसी सियासी बंदे को गिरफ्तार किया गया है या अगर वो लोग पहले से जेलों में हैं जिन्होंने जराइम किए हुए हैं, अदालतों ने उनको सजा दी हुई है, तो हम तो उनको बाहर नहीं ला सकते। वही एक तरफ वो मामला आ गया कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की सरगर्मियों पर पाबंदी लग जाएगी, किसी भी वक्त रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेज सकते हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम खुद आगे बढ़ के हम तो बात करने को तैयार हैं। एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बात की। खोसा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने से किसी ने रोका है? इनको खाली बातें ना करें, ये कर ही नहीं सकते। ये छोड़ें औरतें बच्चों को, क्यों नहीं छोड़ते? इनको किसने रोका है? सियासी कैदी हैं इतनी औरतें जो हैं, 44 women आर इन जेल फॉर द लास्ट 1 year, उससे ऊपर हो गया हुआ है उनको, ये या उसके करीब हो गया हुआ है, उनको छोड़ना ही, क्यों नहीं छोड़ते? वो कहते हैं वो तो अदालतों का काम है। अच्छा वो बताएं शहबाज खोसा साहब, उनको किसने गिरफ्तार किया है? इस हुकूमत ने गिरफ्तार किया। अगर उन्होंने कुछ जुर्म किया है अदालत ने उनको जी पंजाब हुकूमत ने गिरफ्तार किया हुआ है। नहीं हमारी हुकूमत तो अब आई है, हमारी हुकूमत तो अब आई है जो 1 साल से अंदर है, तो वो फिर उनसे पूछे ना, अदालतों से पूछे जिन्होंने उनको सजाएं दी हैं। हमने तो नहीं भेजा जेल उनको। नहीं सजा नहीं हुई साहब अभी तक, तो सजा तो दूर की बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर सजा नहीं हुई उनको जमानतें भी अदालतों से मिलेंगी ना। हमारी हुकूमत से पहले वो जेल में है। हमने कोई एक सियासी कैदी हमें बताएं जो जेल में है। आपको किसी ने रोका है? आप करें। अच्छा एक आखिरी चीज छोटी सी, सर टाइम कम है मेरे पास। खोसा साहब ब्रीफली आपको कोई हल नजर आता है आगे? ब्रीफली सिर्फ। सर देखें हल तो ये है कि ये एक पॉलिटिकल डायलॉग है, इनको इसमें पहल करनी चाहिए, बहुत जोरों शोर से करनी चाहिए। नहीं होगी तो रिजल्ट वही होगा जो 8 फरवरी को हुआ है, और ये सूनर देन लेटर होगा। फिर ये उसका सारा इल्जाम घिरेगा इन पॉलिटिकल पार्टीज पे जो इस वक्त हुकूमत में है। अच्छा बट साहब क्विकली आप भी फरमा दीजिए, मैं असल में टाइम की किल्लत की वजह से। बट साहब हल है आपकी नजर में? ये जो कह रहे हैं ये हो सकता है आपकी जमात? शहबाज खोसा साहब मैं एक बात बताऊं, देखें शहबाज खोसा साहब से ये पूछें कि ये कह रहे हैं कि आप डायलॉग के लिए तैयार हो जाए। हम ये कह रहे हैं, ये तो कहा गया है कि हम तैयार हैं, अब अपोजिशन से हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो फिर इमरान खान को चाहिए ना कि अपने वो जो बंदे, उसने 3 बंदों को अनाउंस किया है, उनको जाके के आज ऐलान कर दे। और 9 मई के वाक़े पे जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा, ये माफ़ी मांगनी पड़ेगी, गलती मान लेनी चाहिए। ठीक है नहीं मैं ये नहीं कह रहा। मैं कहता हूँ कि कौम से माफी मांगे और अदालतों में जाएं, अपने केस ट्रायल करें, जमानतें लें, वहां से बरी हो। अदालत का काम है फैसला करना। बिल्कुल ठीक बहुत शुक्रिया। अगर कल को पीटीआई कहे कि फॉर्म 47 बनाने की माफी मांगते हैं आप, तो क्या आप मांगेंगे फॉर्म 47 के थ्रू हुकूमत में आने की माफी? वो सारी दोनों तरफ से ना करने वाली गल्लां ने। सुने मैं बता देता हूँ 1 सेकंड। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना है ना, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना है ना, वहां जाके आप जाके अपने केस लड़े। कई लोग दोबारा गिनती में जीत रहे हैं, आप भी जीत जाएंगे। लेकिन ये जो बात अच्छी है बट साहब, लेकिन वो भी ट्रिब्यूनल का भी एक मामला है सर। यहाँ पर सिर्फ पहले 3 जजेस 3 बने थे, उसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, उन्होंने पंजाब में 200 के करीब केसेस हैं इंतखाबी उज़रदारियों के हवाले से, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के केसेस। लेकिन यहाँ से मजीद जजेस का नोटिफाई करने का कहा गया लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो सुनने में आ रहा है कम से कम 8 से 9 जजेस। लेकिन अभी तक उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई नहीं किया, वो ट्रिब्यूनल्स नहीं बनाए। सुना है कि कुछ जजेस पर शायद एतराज़ भी आ जाए। एनीवेज ब्रेक लेते हैं। यहाँ पे हमारे जो साथ मेहमान थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के हवाले से हुकूमत जो इक़दाम उठा रही है। वज़ीर आज़म ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी दी है। एक अथॉरिटी बनाई जाएगी और उसके मनासिब होंगे, वो क्या क्या करेगी, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कल के दिन भी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने ये बयान दिया। उन्होंने उनका ISPR की तरफ से जो उनका बयान आया, कहा गया कि दुश्मन कुव्वतें झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं।
एक दौर के अंदर हम 5th जनरेशन वॉरफेयर का भी सुनते रहे, ये उससे कितनी मुताबिकत रखता है? ये क्या एक ही चीज़ है? डिजिटल साइबर टेररिज्म के हवाले से हम सुनते तो रहे हैं दुनिया भर के अंदर, इसके हवाले से इक़दामात भी होते हैं। पाकिस्तान के तनाजुर में इसका मतलब हो क्या सकता है? फरिया अजीज़ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर गिविंग अस टाइम। सबसे पहले आम आदमी के लिए, हमारे लिए ज़रा समझा दीजिएगा, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर और डिजिटल टेररिज्म, आर दे बोथ द सेम थिंग्स, या ये क्या है, क्या डिजिटल टेररिज्म? देखिए, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर, एक जो नैरेटिव बिल्डिंग और जिस ये फैलाना, ये हमें पता है कि कुछ साल पहले ये पॉपुलराइज की गई थी टर्म। अगर आप डिजिटल टेररिज्म या साइबर टेररिज्म की डेफिनेशन, बल्कि साइबर टेररिज्म की डेफिनेशन उठा के देख लें, जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जो हमारे पीका साइबर क्राइम का कानून मौजूद है, उसमें साइबर टेररिज्म किस तरह डिफाइंड है कि आप किसी मखसूस कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएंगे। मिसाल के तौर पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जो आपका डेटा स्टोर करता है, वो चाहे वो स्टेट बैंक का कोई सर्वर हो गया, उस नज़रिए से। अब हमारे यहाँ क्या किया जाता है, और ये साइबर टेररिज्म के जो ये सेक्शन है, किन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया? सहाफ़ियों के, बाकी पॉलिटिकल वर्कर्स, एकेडमिक्स के, जो तनकीद करते हैं। देखिए, निशाना बनाना, गलत इंफॉर्मेशन फैलाना और तनकीद करना, इन सब चीज़ों में फ़र्क है, और वो प्रोपोर्शनैलिटी कि किस तरीके से इसको डील किया जाए। दुनिया भर में बिल्कुल ये मसला है। हमने यूएस इलेक्शंस में भी देखा किस तरीके से इंटरफेरेंस हुई, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एड्स, एक जहन साजी की गई। ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते आज के दौर में कि मसाइल नहीं है, लेकिन यहाँ ये समझने की भी ज़रूरत है कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करती है। जो 5th जनरेशन वॉरफेयर जो पॉपुलराइज किया गया, जो रिसोर्सेज इसमें डालती हैं अपना प्रोपेगेंडा, अपना बयानिया सामने रखने के लिए, और फिर जो आपके सिटीजन्स हैं, यूज़र्स हैं, पार्टीज़ हैं, वो भी जो इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। देखें, एक क्लैश तो आएगा, नज़रिए में भी आएगा, बयानिए में भी आएगा, हर चीज़ को, लेकिन इसको टेररिज्म के ज़ुमरे में ले जाना ये शायद मुनासिब ना हो, और टेररिज्म को बहुत मखसूस तरीके से हमें डिफ़ाइन करना होगा, उस तरह उसको कैसे डील करना है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम एक तो लेबल कर देते हैं, दूसरा हमें लगता है कि कानून हर चीज़ का हल है। कानून एक सिस्टम के ज़रिए गुजरता है, वो देखते हैं हम कि आम आदमी को तो रसाई नहीं होती कानून तक, लेकिन कानून का इतलाक़ जो जिनके पास ताकत होती है वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं दूसरों के खिलाफ। तो यहाँ पे कानून साजी के हवाले से भी हमें मुहतात थोड़ा रहना चाहिए, और चीज़ों को किसी प्रोपोर्शनल तरीके से देखने की ज़रूरत है कि हार्म ज़रूर है, उनको टैकल भी करना है, काउंटर किस तरह से किया जाए, वो क्या मैकेनिज़म्स हो सकते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली उसकी ज़्यादा गुफ्तगू होती नहीं है। अच्छा, एक मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ कि एक सहाफ़ी हैं, उन पर 2019 में एक केस बना, पीका एक्ट के अंडर बना, और वो कल केस खत्म हुआ है या परसों हुआ है, 1-2 दिन पहले। इतना अरसा चलता रहा, अच्छा निकला उसमें से कुछ भी नहीं, कन्विक्शन वहां पर हुई नहीं, और वो खैर वहां से वो जाहिर है उसकी वजह ये थी कि पिछली गवर्नमेंट के दौरान बनाया गया था, अगली गवर्नमेंट आई, तो इस तरह से भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। बट ये जो अथॉरिटी बनाने का इस वक्त इरादा है हुकूमत का, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या मतलब लॉ काफ़ी नहीं था, अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत क्या है, और इसके तहत क्या लोगों को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता था जो पहले से एक्ट मौजूद है? जी, देखिए, आप जैसे हवाला दे रहे हैं 2019 के केस है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, कुछ जो अभी भी चल रहे हैं और कुछ जो क्वश करा दिए गए हैं या ख़त्म करा दिए गए हैं कोर्ट्स के ज़रिए। ये इन सब केसेस में निकला यही कि बेबुनियाद थे, लेकिन हुआ क्या इन केसेस में? पर्चे कटे या तलबी के नोटिसेस गए, वो पूरे प्रोसेस से गुजारना पड़ा कि वकील भी कराएं, बेलें भी कराएं, पेशियां भी भुगतें, कुछ में तो हिरासत में लेके आपको जेल भी भुगतना पड़ा सहाफ़ियों को। और फिर निकलता क्या है कि वो बेबुनियाद केसेस से, लेकिन उसका अजाला तो अब कोई नहीं करेगा ना जो गुजर चुकी उन पे, और ना ही किसी ने FIA को जिम्मेदार ठहराया कि ये झूठे पर्चे कैसे कट गए, क्यों कट गए। और फिर आप देखें कि ये डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन, इसके नाम पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि ये प्रोटेक्शन के लिए लाई जा रही है, ये मजीद और कंट्रोल बढ़ाने की। देखें, जो हमारे इस तरह के केसेस सामने आए, कोर्ट्स में गए हैं, अच्छी खासी अब जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो गई है कि ये पैटर्न ऑफ हरासमेंट है। FIA के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेतहाशा जजमेंट्स मौजूद हैं इस पर। तो लग ये रहा है कि क्योंकि रुकावटें बनी हैं कोर्ट्स किसी हद तक, केसेस ख़त्म भी हुए हैं और उनके बारे में ये लिखा भी किया है, रिकॉर्ड भी किया गया है कि गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, और कानून में जो गुंजाइश नहीं भी है वो उन्होंने सहारा लिया। तो अब ये कोशिश मुझे ये लग रही है
कि जो चीज़ें स्ट्राइक डाउन कर दी गई थी, जो चीज़ें प्रोसेस के ज़रिए डाली गई थी, वो अब कानून के ज़रिए ले आएँ कि कोई रुकावट ही ना बने, कोई पूछताछ ही ना हो सके। ये कोई कह ही ना सके कि वो ये तो कानून में ही नहीं है, ये प्रोसीजर के बरखिलाफ है। तो वो सारी चीज़ें जो ये गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से करते आए हैं, उसको एक ढांचा मिल जाएगा कानून की शक्ल में अब। अच्छा, मैं डिजिटल टेररिज्म एग्जैक्टली जैसे कि आपने डिफाइन किया, ओवरऑल वैसे एक मैं पढ़ रहा था, अपनी अंडरस्टैंडिंग मेरी उस पर ये बनी कि इफ समवन इज स्प्रेडिंग सम कंटेंट ऑन डिजिटल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जिसके थ्रू वायलेंस क्रिएट हो इन सोसाइटी, वो हो सकता है डिजिटल टेररिज्म। बट जब तक इसकी बाकायदा कोई डेफिनेशन नहीं की जाती तो मुझे क्या पता, कल को मेरी कोई बात किसी को पसंद ना आए, ओके आप भी डिजिटल टेररिज्म फैला रहे हैं। हाँ, वो जो लोग कर रहे हैं बाकायदा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान के बाहर से यहाँ पर जो एक डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है बिटवीन द पब्लिक एंड द इंस्टीट्यूशंस, वो एक अपनी जगह पे है, वो मजमूम प्रोपेगेंडा जो लोगों के होंगे, लेकिन उसकी डेफिनेशन तो कोई प्रॉपर होनी चाहिए ना, यहाँ पे लोगों को पता हो कि यार ये दीज आर द लाइंस एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिजिटल टेररिज्म। वगरना तो फिर किसी को भी आप पकड़ लें जिसकी बात पसंद ना आए। बिल्कुल, और ये इसी तरीके से तो हम इसका इतलाक देते हैं। देखिए, जब किसी के डेटा लीक होता है या सर्वर कॉम्प्रोमाइज होता है, तो वहां पे ये कानूनी हरकत में आने की जरूरत है, ना कि किसी ने कोई तनकीद की हो। मैं ये भी नहीं कह रही कि खिलाफ बात करें, मैं कह रही हूँ तनकीद, जो कि जायज़ आपका हक है। लेकिन जो फासला पैदा करने की बात हो रही है कि शहरी में ये जो एक लेवल बर्दाश्त और आपका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो खुद ही तबाह हो रहा है। देखें, बाहर के लोग तो फिर क्या ही करेंगे जो हम अंदर अपने साथ करें। तो पहले अपने आप को तो मजबूत करें, अपने लोगों को निशाना तो बनाना बंद करें। उसके बाद फिर बिल्कुल बैरूनी ममालिक से और ऐसे अनासर हैं जो पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं या चीज़ें बिगाड़ना चाहते हैं, हम बिल्कुल ये इसको हम तस्लीम करते हैं। और यहाँ पे एग्जिस्टिंग भी लोकल एक्टर्स ऐसे हैं जो जुर्म भी जो कमिट करते हैं वगैरह, लेकिन एक तरीके से आप सबको एक ही तरीके से डील करेंगे, और वो भी ख़ास तौर पे वो जो पब्लिक डोमेन में अपनाते हैं कि हाँ हमने ये बात की। जब वो कह रहे हैं कि बात की, तो उस पर तो बहस हो सकती है कि यार ठीक है, मुनासिब है, पसंद है, नहीं पसंद, लेकिन उस पर ये जुर्माने या FIRs या जेल, ये भी मुनासिब अप्रोच नहीं है। और ये जो अब नई कानून साजी होने जा रही है, वो इसी तरफ हमें लेके जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो कह रहे हैं, कर रहे हैं और एक्सेस कर रहे हैं, इस पर और मज़ीद कंट्रोल कैसे हो सकता है। लेकिन अथॉरिटी के कायम कर देने से, कि वो अथॉरिटी आपके जो चीज़ है, जिस तरह से एक लाइसेंसिंग रजीम का तस्वर है कि पेमरा जिस तरह से कर देता है, वो पेमरा फॉर द इंटरनेट अगर आप चाहते हैं कि PTA उस तरह से नहीं कर पाई, तो किस तरीके से आप अपने लोगों को लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स और ट्राइब्यूनल्स और पता नहीं क्या क्या उसमें सब्जेक्ट कर दें, बेरी कर दें, एक ट्वीट की बुनियाद पे, एक पोस्ट के बुनियाद पे, एक किसी कमेंट के बुनियाद पे, फिर आप जाएं ट्राइब्यूनल्स के सामने वकील कराएं वगैरह वगैरह। हाई कोर्ट्स ये सब की रसाई है नहीं, तो होगा क्या कि कहना छोड़ देंगे या अपने वो प्लेटफॉर्म्स हैं वो छोड़ देंगे, क्योंकि आसान तो यही होगा ना उनके लोगों के लिए। वो कितना किसके पास गुंजाइश है, तो ये इस तरफ हम मुझे लग रहा जा रहे हैं। अच्छा, एक और सुनने को मिल रहा है मामला, वो है फायरवॉल्स के हवाले से, दैट किसी दोस्त ममालिक ने भी कुछ हमारी मदद की है और वो कुछ फायरवॉल्स हमें मुहैया करेंगे, इस तरह का इश्तियाल अंगेज कॉन्टेंट जो कि बाहर से पाकिस्तान में प्रोपेगेंडे के लिए और यहाँ पर इश्तियाल अंगेजी के लिए इस्तेमाल होता है, वो एट सोर्स ब्लॉक हो जाएगा। मतलब ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको यूट्यूब को कहना पड़े कि ये पेज आप ब्लॉक कर दें, या ट्विटर को कहना पड़े कि ये हैंडल आप बंद कर दें, क्योंकि वो तो अपने ऑफिस यहाँ पे जब खोलेंगे तब खोलेंगे। उससे पहले फायरवॉल्स के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाएगा। व्हाट आर दीज फायरवॉल्स, क्या हो सकती हैं ये फरिया? जी देखें, ये बहुत कई सालों से, बल्कि एक दहाई से ऊपर से ये कोशिश जारी थी कि एक नेशनल लेवल फायरवॉल हो। मिसाल जहाँ से इंटरनेट ट्रैफिक पाकिस्तान में आ रही है और बाहर जा रही है, वो उस लेवल पे। पहले होता क्या था कि अगर वेबसाइट ब्लॉक करानी है तो PTA ISPs को कहेगा, ISPs अपने लेवल पे करेंगी, या फिर जो फॉरेन प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, उनको रिक्वेस्ट जाती हैं। वो कुछ चीज़ें मानते हैं, कुछ चीज़ें नहीं मानते, और क्योंकि ये चाहते हैं कि तमाम चीज़ें जो हम चाहते हैं कि बंद हो, वो होनी चाहिए, और वो नहीं हो रही, तो अपने हाथ में ये ले लिया जाए। अपने हाथ में कैसे ले लिया जाए कि ऐसा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया जाए जिसमें कि सारे के सारे कंटेंट जो गुजर रहा है उसकी निगरानी हो,
और रोकने की सलाहियत आ जाए। तो जैसे हम एयरपोर्ट, आप मिसाल के तौर पे देखें कि FIA की इमिग्रेशन है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये हमारे इंटरनेट कंटेंट के साथ होगा कि किसको हम अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, तो ताकि वो चेक पॉइंट क्रिएट हो जाए सेंट्रली, ताकि ये रोकथाम हो सके। और इसमें सिर्फ एक कंटेंट की बात नहीं है कि क्या चीज़ रोक दें और क्या चीज़ जाने दें, इसमें फिर आप देखें कि कम्युनिकेशन सेफ्टी और प्रिवेसी का भी इशू आएगा कि जाते तो इनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल्स हैं, तो अगर एक जो कंसील कोई ईमेल कंटेंट हो गया या कोई और कम्युनिकेशन, उस पर क्या असर पड़ेगा। बहुत सारे ममालिक में ये टेक्नोलॉजी का असर है कि प्राइवेट कम्युनिकेशंस, इसका मतलब है कि टैंपर होंगे, और ई-कॉमर्स पे इसका क्या असर पड़ेगा कि क्या वो अनसेफ हो जाएगा जो आपके ट्रांजैक्शंस हैं। तो इस तरफ ध्यान देने की भी ज़रूरत है। खैर बता के तो हमने करना नहीं है, इस वजह से शायद वो कोर्ट्स के अंदर भी चैलेंज ना हो पाए, लेकिन ये आपका बताना फिर ये है कि जस्ट इन केस हम हाइपोथेटिकली हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये बात दुरुस्त है और इस तरह की कोई फायरवॉल मतलब इन प्लेस आ सकती है, तो ये मुमकिन हो जाएगा कि किसी भी अकाउंट को या किसी भी हैंडल को अपनी मर्जी के साथ बंद कर दिया जाए, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। मैं सिर्फ एक क्लैरिटी चाह रहा हूँ। जी देखिए, अनफॉर्चुनेटली जैसे आप कह रहे हैं कि ये स्पेक्युलेटिव इसलिए क्योंकि हमारे सामने तो कुछ भी नहीं आया है कि किस तरह के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, किस लेवल की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल पे अगर इस तरह से सेंट्रलाइज। लेकिन आपने कहा कि चीन में जो मॉडल मौजूद है, अगर हम वो अपनाने जा रहे हैं या वहाँ से कोई मदद मांग रहे हैं, तो एक हमें इंकशाफ तो है कि क्या चीज़ हो सकती है और किस लेवल पे हो सकती है। और देखिए, हम देख रहे हैं कि रिड्यूस्ड इंटरनेट स्पीड्स अब पिछले काफ़ी महीने से देख रहे हैं। ये भी एक फिल्टरिंग का एक इशू होता है कि वो इंटरनेट को भी स्लो डाउन कर देता है, ट्रैफिक जब मॉनिटर हो रही होती है। तो हमें अगेन हम स्पेक्युलेटिवली कह सकते हैं कि क्या चीज़ हो रही है, क्या होने जा रहा है, वो जिस वक्त अमल में और ज़्यादा आएगा हम देखेंगे। इस वक्त हतमी तौर पर कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन लग ये रहा है। हाँ जी, लेकिन व्हाट यू मेंट टू से वाज कि ये हो सकता है। जी हो सकता है। और देखें, ये एम्स रहे हैं ये, क्योंकि कंपनीज को यहाँ लाने का मकसद क्या है, जो कि वो नहीं आएंगे क्योंकि आपकी रेगुलेटरी सर्टेनिटी है नहीं, आप वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर नहीं रहे हो, लेकिन डिजिटल पाकिस्तान की बातें करते हैं। तो उसमें तो लोकलाइजेशन का क्या मतलब है कि जब वो आ जाएंगी यहाँ पे, हमारे कवानीन अप्लाई करेंगे, उनका स्टाफ होगा, ऑफिस होगा, और डरा धमका भी सकते हैं, कानून के जरिए भी उन पे दबाव डाल सकते हैं, जो हम देख रहे हैं कि इंडिया में हो रहा है या टर्की में हो रहा है। वो मॉडल्स अपनाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम दबाव किस तरीके से डाल सकें कि हमारी बात मानी जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी यूजफुल इंसाइट दी। अजीज हमारे साथ मौजूद थी, और आगे मामला क्या बनेगा वो तो पता चल जाएगा। फायरवॉल्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल जो इस वक्त रियासत की इंटेंशन नज़र आ रही है रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ डिजिटल मीडिया स्पेशली, कि इससे पहले इसको शैतानी मीडिया भी कहा गया, और इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के मुफाद के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। उनकी सरकोबी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब बहुत सारे ऐसे सिर्फ इस वजह से हुकूमत अगर दबाना चाहे कि उनके मुखालिफ अगर कोई आवाज़ उठा रहा है या तनकीद कर रहा है, तो वो तो किसी तौर काबिल कबूल नहीं होगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।